जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट को, जो सीआरपीसी का रिवीजन चल रहा है उसका ये अगला पार्ट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सवाल कैसे बनेंगे इन सब चीज़ों के लिए आपको पूरा वीडियो देखना आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मेरा मोटिवेशन जरूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का। आज के वीडियो का पहला सेक्शन है सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे अपराधी का वांटेड पिक्चर लगाया जाता है, इन सब चीज़ों को किया जाता है। वो सारी चीज़ें प्रोसीजर यहीं से स्टार्ट होती है। इसमें लिखा है कि इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव whether after taking evidence or not that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself to that such warrant cannot be executed। अगर न्यायालय को ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है और वह फरार हो गया है या अपने आप को छिपा रहा है ताकि उस वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specific place at a specific time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation। तो ये अपेक्षा करते हुए न्यायालय उद्घोषणा प्रकाशित करता है कि वह व्यक्ति जो स्थान कोर्ट बताता है उस स्थान पर स्पेसिफिक समय पर उस प्रकाशन की, जो प्रोक्लेमेशन प्रकाशित किया गया है उद्घोषणा, उसकी प्रकाशन की तारीख से कम 30 दिन के पश्चात का होगा, वो वहाँ पर हाजिर होगा। आगे कहा गया है कि द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज, मतलब कि वो उस उद्घोषणा को कैसे प्रकाशित करेगा कोर्ट, या तो उसको पब्लिकली रीड करेगा जिस जगह पर, जिस गांव में या जिस जगह वह पर्सन रिजाइड करता है, फिर उसी जगह पर वहाँ पर उन जगहों पर जो दृश्य जगह है जहाँ दिखता है वहाँ पर या उसके घर पर, सब जगह पर उसे चिपकाएगा, नगर ग्राम जहाँ पर भी हो। साथ ही साथ उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहदृश्य भाग में लगाई जाएगी, मतलब कोर्ट के हाउस में भी लगाया जाएगा। और द कोर्ट में ऑल्सो इफ थिंक फिट्स डायरेक्ट अ कॉपी टू प्रोक्लेमेशन टू पब्लिश डेली न्यूज़पेपर, और वहाँ के जो न्यूज़पेपर है लोकल है वहाँ पर भी उसे प्रकाशित करवाएगा कोर्ट। ये सब चीज़ करने के बाद जो है तीसरा कहता है स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली published on a specific date in manner specified in clause 1 or subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirement of this section have been compiled with and that the proclamation was published on such date। ये सारा चीज़ कर लेने के बाद जो है यह कोर्ट को लगता है, न्यायालय को लगता है कि सब चीज़ का अनुपालन हो गया है इस धारा के अधीन, तो उद्घोषणा उस दिन से प्रकाशित की जाएगी, जिसको कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहा जाता है। और प्रोक्लेमेशन का जो सेक्शन है ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं आईपीसी के जिसके अंतर्गत इसे किया जाता है। चलते हैं आगे 83 सेक्शन, 82 के बाद 83 जहां पर अटैचमेंट के बारे में है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। तो कुर्की के बारे में ये बताया गया है कि 83 के सेक्शन में ध्यान से ये चीज़ें है कि मैच द फॉलोइंग करके इन सब सवालों को मिला करके पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली पूछ ले तो वो तो बिल्कुल ही आसान होगा। 83 के बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 84। 84 में क्या कहा गया है? कहा गया है कुर्की के बारे में दावा और आपत्ति, जो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट है, कि अगर अटैचमेंट कुर्की की जाती है उसके संबंध में क्या दावा होगा। तो लिखा है कि धारा 83 के अधीन कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में उस कुर्की की तारीख से 6 माह के भीतर कोई व्यक्ति जो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न है इस आधार पर दावा या उसके कुर्क किए जाने पर आपत्ति करता है कि दावेदार या आपत्तिकर्ता का उस संपत्ति में कोई हित है और ऐसा हित धारा 83 के अधीन कुर्क नहीं किया जा सकता, तो उस दावे या आपत्ति की जांच की जाएगी और पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जाएगा। परंतु इस धारा के द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किए गए किसी दावे या आपत्ति को दावेदार या आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। तो इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि किस समय पर प्रोक्लेमेशन के संबंध में अटैचमेंट के संबंध में जो है ऑब्जेक्शंस किया जा सकता है। हो सकता है कि जो संपत्ति कुर्की की गई हो उसका संबंध उस व्यक्ति से ना हो,
तो इस तरीके की चीज़ें, कुछ ऐसे कंजंक्शंस जो भी होते हैं, उन चीज़ों पर यहाँ पर 84 सेक्शंस बात करता है। आगे है 85, रिलीज एंड सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय या वापस करना। तो ये कहता है कि इफ प्रोक्लेम्ड पर्सन appears within the time specified in proclamation, the court shall make an order releasing the property from the attachment। अगर एक कंडीशन ये बताया गया कि अगर कोई जिसके प्रति उद्घोषणा की गई है और वो वापस हाजिर हो जाता है न्यायालय में, तो वो कोर्ट आदेश करेगा कि इनकी जो कुर्की की गई है उन चीज़ों को क्या किया जाए, वापस या रिलीज कर दिया जाए। और ये भी दूसरा में ये कहता है कि यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर नहीं होता है तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्यवनाधीन रहेगी और उसका विक्रय कुर्की की तारीख से 6 माह, यहाँ देखिए 6 मंथ है, 6 माह के अवसान हो जाने पर धारा 84 के अधीन किए गए किसी दावे या आपत्ति का उस धारा के अधीन निपटारा हो जाने पर किया जा सकता है, किंतु यदि वह शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है, मतलब क्या है, जो कि जल्द खराब होने वाली चीज़ें हैं, तो या न्यायालय विचार में विक्रय करना स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो इन दशाओं में न्यायालय जैसा ऑर्डर देगा उसे विक्रय करा सकता है। और तीसरे कंडीशन में ये कहता है कि यदि कुर्की की तारीख से 2 वर्ष के अंदर कोई व्यक्ति जिसकी संपत्ति उपधारा 2 के अधीन राज्य सरकार के व्यवनाधीन है या रही है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके आदेश से वह संपत्ति कुर्क की गई थी, या उस न्यायालय के समक्ष जिसके ऐसे न्यायालय अधीनस्थ हैं, स्वेच्छा से हाजिर हो जाता है या पकड़ कर लाया जाता है और उस न्यायालय को समाधानप्रद रूप से यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था या छिपा नहीं था, यह कि उसे उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह उसमें विनिर्दिष्ट समय के अंदर हाजिर हो जाए, का यदि वह बिक्री कर दी गई है तो विक्रय का जितना पैसा आया है वो चीज़, या उसका केवल कुछ भाग विक्रय किया गया है तो उसके आगम को, और जो भी अवशिष्ट संपत्ति है कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों को उसमें से चुकाकर उसे परिधान कर दिया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस कुर्की और प्रोक्लेमेशन से था। इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे, अब हम लोग चैप्टर 8 को देखेंगे। चैप्टर 8 में बताया गया है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, समन टू प्रोड्यूस। सबसे पहले समन कैसे होगा, तो सेक्शन 91 में कहता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और थिंग। इसमें सिर्फ हेडिंग आपको याद रखना है कि दस्तावेज या चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जो समन होगा वो सेक्शन 91 के तहत किया जाएगा। इसके बाद जो वारंट है उसमें लिखा है सेक्शन 93, व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। तो इसमें लिखा है वेयर एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव दैट पर्सन टू हुम अ समन ऑर्डर अंडर द सेक्शन 91 ऑफ अ रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सबसेक्शन 92 हैज बीन और माइट बी एड्रेस विल नॉट और would not produce the document or thing as required by such summon or requisition। मतलब कि अगर न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण हो जाता है कि जो व्यक्ति जिसके अधीन हम 91 के तहत समन या 92 के तहत कोई आदेश निकाले थे, लेकिन ऐसे समन या अपेक्षा द्वारा यह किया जाता है कि दस्तावेज वगैरह वो पेश नहीं किया, तो उसको पेश करने के लिए तलाशी का वारंट इशू किया जा सकता है। दूसरा कहता है कि वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, जहां ऐसी दस्तावेज या चीज़ के बारे में जो न्यायालय को यह ज्ञात नहीं है कि वह किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो इन चीज़ों में भी वह तलाशी का वारंट निकाल सकती है। और भी सारी चीज़ें हैं जिसमें तीसरे में यह कहता है कि अगर न्यायालय यह समझता है कि इस संहिता के अधीन जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन की पूर्ति साधारण तलाशी या निरीक्षण से होगी, तब वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। मतलब कंडीशंस ये बताता है कि किस प्रकार से तलाशी वारंट किस किस कंडीशन में न्यायालय दे सकता है। आगे का जो पॉइंट है इसमें कोर्ट के बारे में बताया गया है। यह कहता है कि यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह उस वारंट में उस विशिष्ट स्थान या उसके भाग को विनिर्दिष्ट कर सकता है और केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी या निरीक्षण होगा, तथा वह व्यक्ति जिसको ऐसे वारंट के निष्पादन का भार सौंपा गया है केवल उसी स्थान या भाग की तलाशी लेगा या निरीक्षण करेगा जो विनिर्दिष्ट किया गया है। और लास्ट में ये कहता है जो कंडीशन है
कि इस धारा के अधीन कोई बात जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी मजिस्ट्रेट को डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज, पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। तो इन सब चीज़ों में 93 में ये बताया गया कि कब तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। और 94 में ये कहता है कि सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉल्स डॉक्यूमेंट etc, उस स्थान की तलाशी जहाँ जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है, तो इसके संबंध में तलाशी वारंट निकलेगा। जैसे मान लीजिए किसी आरपी यूपी के सामान की रेल संपत्ति की चोरी करके रखी गई है, तो 94 के तहत तलाशी वारंट इशू किया जाएगा। वैसे तो आरपी यूपी के तहत उसको धारा 10 के तहत तलाशी वारंट लिया जाता है, लेकिन अगर उसे हम सीआरपीसी के सेक्शन में देखें तो सेक्शन 94 से वह रिलेट कर जाता है। और जो प्रोसीजर होगा वो 100 का फॉलो किया जाएगा, जिसे हम लोग आगे अब देखने वाले हैं। तो अगला है सेक्शन 100 कि आप बंद स्थान की तलाशी कैसे लेंगे। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, मतलब बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। तो इसमें जो कंडीशन है उन सबको एक एक करके बता दें। तो पहले कंडीशन में कहता है कि इस अध्याय के अधीन जो तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई बंद स्थान है, तो उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति जो वहाँ पर है, वो वारंट का अगर निष्पादन कर रहा कोई व्यक्ति है, तो अगर वो वारंट मांगता है तो उसको प्रोड्यूस किया जाएगा वारंट, और वह वारंट देख करके वारंट को एक्सिक्यूट करने वाले व्यक्ति को सारी चीज़ें करने देगा जो कि आवश्यक है। दूसरा ये कहता है कि यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं होता है, किस प्रकार, जो हमने ऊपर देखा पहले कंडीशन में, तो वारंट निष्पादन करने वाला 47 की उपधारा 2 के उपबंधित रीति से कार्रवाई करेगा। मतलब जहाँ से भी हो एंट्री करेगा, तोड़ के खिड़की दरवाजा वैसे एंट्री करेगा। अब एंट्री कर लिया तो तीसरे कंडीशन में ये कहता है कि जहाँ किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है, अगर संदेह होता है कि वह अपने शरीर में कोई वस्तु छिपाए हुए है, तो उसकी तलाशी लिया जाएगा। और तलाशी लेने के बाद क्या किया जाएगा, उसका भी सीजर बनेगा। लेकिन अगर कोई औरत है, स्त्री है, तो शिष्टतापूर्ण ध्यान रखते हुए उसकी तलाशी स्त्री द्वारा कराई जाएगी। चौथा कंडीशन कहता है कि तलाशी जब लेंगे उस घर का, तो 2 जो है साक्षी रहेंगे उसी मोहल्ले के या कोई भी प्रतिष्ठित निवासी उस मोहल्ले का हो। अगर कोई नहीं मिलता है या रजामंद नहीं होता है तो किसी अन्य मोहल्ले से उसको बुलाया जाएगा, और लेकिन उस तरह की चीज़ें रखी जाती है 2 स्वतंत्र, 2 या उससे अधिक स्वतंत्र गवाह के बारे में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये 2 या उससे अधिक वाला। पांचवा कंडीशन ये कहता है कि जो भी तलाशी होगी जिसके उपस्थिति में होगी, वो सारी चीज़ों का एक सीजर लिस्ट बनेगा। उस सीजर पे जो इंडिपेंडेंट विटनेस है उनकी भी साइन ली जाएगी। छठा कंडीशन ये कहता है कि जो भी प्लेस सर्च किया गया है उसमें जो भी अधिभोगी है या जो भी व्यक्ति है उसको तलाशी के दौरान वहाँ पर रहेगा, और उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की उसकी एक प्रतिलिपि जो है उसको दी जाएगी। और सातवां कंडीशन ये कहता है कि वैन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सबसेक्शन 3, जो सस्पेक्ट व्यक्ति तीसरे कंडीशन में हम लोगों ने देखा, उसकी जो तलाशी ली जाएगी उसका भी एक लिस्ट बनाया जाएगा और एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को भी डिलीवर किया जाएगा। लास्ट में जो कहता है ये इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर होने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश देने पर भी नहीं आता है, तो ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या अपेक्षा करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 187 का दोषी है। तो ये एक चीज़ें हम लोगों ने आज की वीडियो में देखी, और आज के वीडियो का जो अंतिम सेक्शन है उसको देख लेते हैं। वो है 102 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है कि कुछ संपत्ति को अभिगृहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्तियों के बारे में बताया गया। ये इसलिए मैंने बताया कि ये मैच द फॉलोइंग में आपको देगा और दे करके कंफ्यूज करेगा। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको सारे उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।